ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 अभी कुछ वक्त पहले खत्म हो गया है और भाई साहब इसे देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ दैट दिस वाज द बेस्ट एनिमे ऑफ 2024। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एनिमे इस साल के टॉप 5 में कहीं पर हो सकता है या टॉप 3 में कहीं पर हो सकता है। नहीं, मेरे लिए ये एनिमे इस साल का बेस्ट एनिमे था। हाँ, और कुछ लोगों के लिए इस साल का उनका बेस्ट एनिमे वन पीस हो सकता है या फिर सोलो लेवलिंग, डान फ्रेयन या फिर काइजू नंबर 8। अब मैंने भी ये सारे एनिमेस देख कर रखे हैं, लेकिन मैं इतना यकीन से तो बोल ही सकता हूँ कि 2024 को ब्लीच ने डोमिनेट किया था। और जब मैंने अभी ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 की रेटिंग चेक की थी तो वो शायद 9.4 थी, जिससे ये 2024 का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन जाता है। ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 में हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिल जाता है जो हमें मांगा में देखने को नहीं मिला था, जैसे कि सोल किंग के कुछ फ्लैशबैक्स जो कि उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ रिवील करते हैं, और फिर इशिडा और इचिगो के बीच की फाइट, और फिर इचिगो और युवाहा के बीच की जो फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जिनके बारे में हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। और इस सीजन का जो एनिमेशन था वो एक अलग ही लेवल पर था। मैं इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, तुम खुद देख सकते हो। और तुम्हें पता है कि एनिमेटर्स ने इस सीजन में सीजीआई का भी काफी ज्यादा यूज किया था, लेकिन उन्होंने उसका इतना अच्छे तरीके से यूज किया है कि हम लोग उसे नोटिस भी नहीं कर पाते। बेसिकली इस सीजन में इन्होंने एनिमेशन एकदम टॉप नॉच रखा था। खासकर मुझे वो सीन बहुत ज्यादा पसंद आया था जहां इशिडा और इचिगो लास्ट एपिसोड में फाइट करते हैं और इचिगो अपनी जांपाक्टो का यूज करके उस बिल्डिंग को बीच में से काट देता है। अब आगे वीडियो में हम इसके पूरी सीजन का रिव्यू करेंगे, जहां मैं आपको बहुत चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो शायद आपको समझ में ना आई हो, जहां मैं आप लोगों को सोल किंग की ओरिजिन और पास्ट के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही में हम यहाँ पर युवाहा के पास्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर इशिडा ओरियो शिंजुमारू की बंकाई से बचा कैसे। हम लोगों ने पहले एपिसोड में देखा था कि शिंजुमारू ने अपनी बंकाई का यूज करके हर एक रॉयल गार्ड को लगभग मार दिया था या फिर सील कर दिया था, जिसके बाद वो ओरियो इशिडा से फाइट करने के लिए जाती है, जहां लगभग उसने ओरियो को हरा ही दिया था। लेकिन उसी वक्त पर युवाहा अपनी पावर्स गेन कर लेता है, जिसकी वजह से सारे रॉयल गार्ड्स को भी एक पावर अप मिल जाता है, जिसकी वजह से सारे रॉयल गार्ड्स शिंजुमारू की बंकाई से फ्री हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब शिंजुमारू ने ओरियो को कैप्चर कर लिया था तो फिर वो अचानक से अनकैप्चर कैसे हो गया और फिर उसने शिंजुमारू को कैप्चर करके उसे मार कैसे दिया। वेल, ये पॉसिबल हो पाया था ओरियो की सिर्फ एंथेसिस की वजह से। अब जैसा कि हमें पता है कि युवाहा ने हर एक रॉयल गार्ड को अपना एक श्रिफ्ट दिया था, उसी तरह ओरियो को भी अपना श्रिफ्ट ए मिला था, जिसका मतलब है एंथेसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। इसीलिए ओरियो अपने श्रिफ्ट का यूज करके किसी भी सिचुएशन या लिटरली फिनोमेना को रिवर्स कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इशिडा के अपोनेंट ने उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है, तो वो अपने श्रिफ्ट का यूज करके इस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकता है, जिससे इशिडा ने जो डैमेज लिया था वो पूरी तरीके से उसके अपोनेंट पर चला जाएगा और वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। अब ओरियो सिर्फ अपनी बॉडी की डैमेज को ही रिवर्स नहीं कर सकता, बल्कि वो उसकी किसी भी सिचुएशन को भी रिवर्स कर सकता है। जैसे कि एपिसोड 1 में शिंजुमारू ने ओरियो को कैप्चर कर लिया था और शिंजुमारू बिल्कुल फ्री थी, लेकिन जैसे ही ओरियो अपने श्रिफ्ट का यूज करता है तो ओरियो फ्री हो जाता है और शिंजुमारू कैप्चर हो जाती है, जिससे ओरियो और शिंजुमारू की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती है और फिर इसी तरह ओरियो ने शिंजुमारू को मार दिया। और अगर तुम लोगों को याद हो तो पिछले सीजन के शायद लास्ट एपिसोड में सोल किंग के रॉयल गार्ड्स ने युवाहा और उसके रॉयल गार्ड्स को एक पिंजरे में कैद कर लिया था, जहां युवाहा को फ्री कराने के लिए ओरियो अपने बटन को एक पिंजरे के बाहर फेंकता है, और फिर जैसे ही ओरियो अपनी एंथेसिस का यूज करता है तो वो बटन और युवाहा अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे युवाहा उस पिंजरे से फ्री हो जाता है। अब तुम लोग इतने से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ओरियो का सिर्फ एंथेसिस कितना ज्यादा पावरफुल है। ओरियो अपनी इस पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट या उसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, अपनी सिचुएशन को एक्सचेंज कर सकता है, और शायद हो सकता है कि वो अपनी बॉडीज को एक्सचेंज कर ले या फिर लिटरली वो अपनी पावर्स को भी एक्सचेंज कर सकता हो, किसे पता। अब मांगा में तो ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन शायद एनिमे में हमें ओरियो के श्रिफ्ट के बारे में और ज्यादा कुछ पता चल जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं युवाहा की ऑलमाइटी के बारे में, कि अभी तक उसके पास उसकी ऑलमाइटी क्यों नहीं थी और अब सडनली उसके पास अपनी पावर कैसे आ गई थी। वेल, क्विंसी किंग के बारे में ये कहा जाता है कि 900 साल बाद वो अपनी हार्ट बीट गेन करेगा, फिर 90 साल बाद अपना माइंड, और फिर फाइनली 9 साल बाद वो अपनी ट्रू पावर को अवेकन करेगा। जिसका मतलब ये है कि युवाहा की ऑलमाइटी पर एक टाइम का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही वो अपनी ऑलमाइटी को अनलॉक कर पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी ऑलमाइटी को अपनी मर्जी से अनलॉक
अनलॉक नहीं कर सकता। युवा ऑलमाइटी को अपनी मर्जी से अनलॉक कर सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, जिसके बाद उसके साथ क्या होगा पता नहीं। अब अगर हम बात करें ऑलमाइटी की पावर की, तो युवा लिटरली ऑलमाइटी के जरिए फ्यूचर देख सकता है। यहाँ तक कि युवा अगर अपनी ऑलमाइटी से अपने अपोनेंट की पावर या उसके किसी स्पेसिफिक अटैक को देख लेता है तो फिर वो उसे पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देता है, यानी कि वो पावर या अटैक उस पर कभी भी दोबारा काम नहीं करेगा, जिससे युवा ऑलरेडी बहुत ओवर पावर्ड बन जाता है। लेकिन ऑलमाइटी की पावर यहीं तक ही नहीं रुकती। मेरा मतलब ये है कि युवा अपनी ऑलमाइटी के जरिए फ्यूचर के अनगिनत पॉसिबिलिटीज देख सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी ऑलमाइटी के जरिए फ्यूचर को चेंज तक कर सकता है। इसकी वजह से कोई भी अपोनेंट उसके सामने टिक भी नहीं सकता। और इसी तरह युवा इचिबी की लंका लगा देता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन खैर वो इचिगो की हेल्प से बाद में फिर से जिंदा भी हो जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इचिबे सोल किंग के टाइम से एग्जिस्टेंस में है और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इचिबे की पावर डार्कनेस और नेम्स में डुअल करती है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज नहीं करता। और जब इचिगो इचिबे के पास जाकर उसका असली नाम लेता है तो इचिबे इचिगो की थोड़ी सी पावर बोरो कर अपने आप को रीग्रो कर लेता है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि इचिबे टेक्निकली इमॉर्टल है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। इसके बाद आगे हमें सीजन में इचिगो और युवा के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और इन दोनों की ये फाइट देखकर मैं इतना तो यकीन से बोल सकता हूँ कि अगर सीजन 1 में इचिगो के पास उसकी ट्रू पावर होती तो वो युवा को वहीं पर ही मार देता। लेकिन इस फाइट में भी बाद में इचिगो की लंका लग जाती है क्योंकि अब युवा के पास उसकी ऑलमाइटी है। लेकिन इन दोनों की जो फाइट थी वो सच में काफी अच्छी थी और हमें ये मांगा में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली थी। आगे एपिसोड में इचिगो को पता चलता है कि युवा ने सोल किंग को मार दिया है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि युवा चाहकर भी सोल किंग को नहीं मार सकता, क्योंकि सोल किंग को मारने के लिए उसके जैसा ही एक और बीइंग चाहिए जो एक शिनिगामी भी हो, क्विंसी भी हो, हॉलो भी हो और एक फुल ब्रिंगर भी हो। और इस क्राइटेरिया में कौन फिट बैठता है? वेल, हमारा इचिगो लिटरली सारी रेसेस से मिलकर बना है, जिसकी वजह से वो सोल किंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज आता है। इसीलिए युवा को सोल किंग को मारने के लिए इचिगो की जरूरत थी, जहाँ वो इचिगो की कुंसी पावर को कंट्रोल करता है और उसी के हाथों सोल किंग को मरवा देता है, जिसकी वजह से तीनों वर्ल्ड यूको मुंडो, सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन फिर जूशिरो युकिटाके, जिसके पास सोल किंग का राइट हैंड है, वो उसकी मदद से इस डिसास्टर को रोक लेता है। सोल किंग की राइट हैंड के पास स्टिलनेस की पावर है, जिसका मतलब ये है कि वो किसी भी आगे बढ़ते हुए या फैलती हुई चीज या फिनोमेना को वहीं पर ही रोक सकता है। और सिंस ये सोल किंग की पावर थी तो युवा अपनी ऑलमाइटी से ये फ्यूचर नहीं देख पाया कि सोल किंग का राइट हैंड इस दुनिया को बचा लेगा। और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि जोशिरो के पास सोल किंग का राइट हैंड कैसे आया, तो बता दूं कि जोशिरो बचपन में बहुत ही ज्यादा बीमार था, जिसका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उसके माता पिता उसे सोल किंग के राइट हैंड मिमी हागी के पास लेके जाते हैं, जो कि सोल सोसाइटी के ईस्टर्न रोकनगाई डिस्ट्रिक्ट का एक गार्डियन डीएटी है। और वहाँ के सारे लोग उसे एक देवता की तरह पूजते हैं। जोशिरो के पेरेंट्स मिमी हागी को उसके लंग्स ऑफर करते हैं, जिससे मिमी हागी उसकी बॉडी से फ्यूज हो जाता है और उसकी लंग्स डिसीज को वहीं पर ही रोक देता है। अब ध्यान रखना कि मिमी हागी जोशिरो की डिसीज को वहीं पर ही रोक देता है, ना कि उसकी डिसीज को पूरी तरह से ठीक करता है, जिसकी वजह से आगे जाकर भी जोशिरो थोड़ा बहुत बीमार रहता है, क्योंकि उसकी डिजीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जोशिरो के पास सोल किंग का राइट हैंड क्यों था। इसके बाद आगे एनिमे में हमें इचिगो और इशिडा के बीच एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। साथ ही में वहाँ पर हमें इशिडा का बॉल स्टैंड भी देखने को मिलता है। इशिडा इस फॉर्म में अपने हाथ पैर हर जगह से तीर निकाल सकता है और उन्हें वो जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। उनकी स्पीड, लेंथ, पावर, हर एक चीज, यहाँ तक कि हमें उसकी एक टेक्निक भी देखने को मिलती है, जिसका यूज करके इशिडा अपने अपोनेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इस फॉर्म के बारे में हमें इतना ही दिखाया गया है, लेकिन आगे एनिमे में हमें इससे भी कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इशिडा को ये पता था कि इचिगो उससे सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन युवा का ट्रस्ट जीतने के लिए इशिडा ने इचिगो को लगभग मार ही दिया था। लेकिन खैर वहाँ पर उरी हिमे भी थी, तो उसने वहाँ पर इचिगो को हील कर दिया था। जहाँ उसके तुरंत बाद हमें नेल और ग्रिमजाओ की एक धांसू एंट्री देखने को मिलती है और इस मूवमेंट पर सारे ब्लीच फैंस बहुत ज्यादा खुश थे, खासकर नेल को देखने के बाद। वैसे अगर
अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि उराहारा ने नेल को एक ब्रेसलेट दिया था जिससे वो अपने अडल्ट और चाइल्ड फॉर्म में फ्रीली चेंज हो सकती है। और खैर मांगा में हमने नेल और ग्रिमजाओ को ज्यादा एक्शन में नहीं देखा, लेकिन ये अगले सीजन में चेंज हो सकता है क्योंकि कोर्स 4 में हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिलने वाला है, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। खैर आगे हम बात करें तो इचिगो और सारे लोगों के इतने एफर्ट्स के बाद भी युवाहा सोल किंग को एब्जॉर्ब करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑलमाइटी एक अलग ही रूप ले लेती है। और वो पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन युवाहा यहाँ पर सोल किंग की पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि सोल किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और याद रखना सोल किंग के यहाँ पर हाथ और पैर कटे हुए हैं और उसके पास उसका दिल नहीं है, तो सोल किंग यहाँ पर अपने वीकेस्ट फॉर्म में है। लेकिन इसके बावजूद भी सोल किंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि युवाहा जैसे ही सोल किंग की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है तो वो सोल किंग की पावर को झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से सोल किंग की पावर युवाहा की बॉडी से लीक होने लगती है। और सोल किंग की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एक अलग ही क्रीचर का फॉर्म लेने लगती है। लेकिन अब सिंस वो पावर युवाहा के थ्रू निकली थी तो हम कह सकते हैं कि वो पावर युवाहा की ही थी, क्योंकि उससे निकली हुई ये पावर या फिर क्रीचर्स स्टेलेटर्स को छोड़कर सिर्फ शिनिगामिस पर हमला करते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि वो शिनिगामी से कितनी ज्यादा नफरत करता है। खैर इसके तुरंत बाद आइजन की एंट्री होती है, जहां वो सिर्फ अपने शेयर स्पिरिचुअल प्रेशर से ही उसके आसपास के सारे क्रीचर्स को खत्म कर देता है। इसके ऊपर से फिर वो अपने हार्डो नंबर 90 का यूज करता है, जिससे लगभग वो सारे क्रीचर्स को खत्म कर देता है। अब याद रखना आइजन यहाँ पर अपनी बहुत ही लिमिटेड पावर का यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से सील है, सिर्फ उसकी एक आंख, एंकल्स और माउथ को छोड़कर। और फिर इसके ऊपर से मयूरी करोसूची अपनी चेयर के जरिए आइजन की पावर को भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए चाहकर भी आइजन अपनी पावर को इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि अगर आइजन चाहे तो वो मयूरी के कंट्रोल से पूरी तरीके से फ्री हो सकता है। यहाँ तक कि आइजन इसके लिए मयूरी को चैलेंज भी करता है, लेकिन फिर अचानक से ये स्टनरेटर आइजन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये टॉपिक यहीं पर ही क्लोज हो जाता है। लेकिन अब ये आखिरी बार नहीं है जब हम आइजन को एक्शन में देखने वाले हैं। आगे जाकर आइजन युवाहा को डिफीट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अब जिन लोगों ने मांगा रीड की है उन्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और सिंस पार्ट 4 में हमें एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिलेगा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें आइजन की तरफ से और कई ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि उराहारा की हेल्प से सारे कैप्टन्स और ल्यूटेनेंट्स रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर युवाहा ने पूरी तरह बदल दिया है। अब जैसे ही ये लोग रॉयल पैलेस में एंटर करते हैं तो युवाहा इन लोगों को सेंस कर लेता है और अपने रॉयल गार्ड्स को इन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हमें रेंजी और इशिडा के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसे देखकर लिटरली मजा आ जाता है। अब सिंस रेंजी ने हमेशा अपनी फॉल्स बंकाई का यूज किया है, जिसकी वजह से वो हमेशा हारा है, लेकिन फिर 1000 ईयर ब्लड वॉर के सेकंड सीजन में उसने इचिबे की हेल्प से अपनी ट्रू बंकाई को अवेकन किया, जिसका नाम है सोओ जाविमारू। पिछले सीजन में हमें रेंजी की ट्रू बंकाई देखने को मिलती है, जहां वो स्टनरेटर एस से फाइट करता है, जहां हमें रेंजी की कंप्लीट बंकाई की ट्रू पावर देखने को मिलती है। और इस सीजन में रेंजी इशिडा के साथ अपनी फाइट में अपनी ट्रू बंकाई की और भी ज्यादा एबिलिटीज को शो करता है, जो हमें मांगा में देखने को नहीं मिली। और इसकी ये सारी एबिलिटीज काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जैसे कि उसका स्केलेटन हैंड जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ पोजेस करता है। साथ ही में अगर वो अपने इस हैंड के फरों को अपने अपोनेंट के अराउंड फैला देता है तो उसमें से कई सारे हैंड ग्रो हो जाते हैं और उसके अपोनेंट को ट्रैप कर लेते हैं। साथ ही में वो अपने इस हैंड से एनर्जी प्रोजेक्टाइल टाइप अटैक भी कर सकता है और इसे एज ए शील्ड भी यूज कर सकता है। जिसके बाद उसका स्नेक स्कल जो कि उसके हाथ और कमर पर लिपटा हुआ रहता है और उसके मुंह से एक स्वॉर्ड भी निकली हुई रहती है। इस स्कल का यूज करके रेंजी लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। साथ ही में वो इस स्कल से चीजों को कैच कर सकता है और अपने अपोनेंट की तरफ फेंक सकता है, और अगर वो चाहे तो वो इससे अपने अपोनेंट को भी पकड़ सकता है। साथ ही में इस स्कल से जो स्वॉर्ड निकली हुई है, अगर रेंजी उस पर रेसी अप्लाई करे और अपने अपोनेंट की तरफ थ्रो करे तो इसके सामने आने वाली हर एक चीज को ये डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली और डिस्ट्रक्टिव है। साथ ही में उसकी ये स्वॉर्ड अलग अलग सेक्शन में बटकर एक्सपेंड हो सकती है और लॉन्ग रेंज अटैक कर सकती है, बिल्कुल उसकी सिकाई की तरह। और फिर रेंजी का सेकंड मोस्ट डेडली अटैक, जहां वो अपनी स्वॉर्ड की टिप को अपने अपोनेंट के ऊपर टच करता है और जैसे ही उसे ट्विस्ट करता है
तो उनके अराउंड रेशे से बना हुआ एक स्नेक का हेड अपेयर हो जाता है और जैसे ही पर वो स्नेक का हेड क्लोज होता है तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन उसका ये अल्टीमेट अटैक उसके इस जागा टेम्पो से भी कई ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली रेंजी अपने स्केलेटन हैंड से अपने स्नेक स्कल को गोल गोल घुमाकर उसे चार्ज करता है, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर वो जैसे ही उसे अपने अपोनेंट पर हिट करता है तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब इसके बावजूद भी भले ही रेंजी इसी डांस से हार गया हो, लेकिन उसकी ये ट्रू बंकाई पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर और पावरफुल हो चुकी है और इन दोनों की ये फाइट सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, खासकर विजुअली। जहाँ आपने वो सीन तो देखा ही होगा जहाँ रेंजी अपने हाथ से उस स्केलेटन हैंड को निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। तो एनिमेशन के मामले में ब्लीच ने सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परनीडा की, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोल किंग का लेफ्ट आर्म है। परनीडा प्रोग्रेशन और एडवांसमेंट को कंट्रोल करता है। बेसिकली वो अपनी नर्व्स को अपने अपोनेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट पर शूट करता है, जिससे वो उनकी मूवमेंट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ साथ परनीडा के पास डुप्लीकेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने कई सारे क्लोन्स बना सकता है। साथ ही में उसके पास बहुत ही बढ़िया रीजनरेटिव एबिलिटी है और तो और वो उसके अपोनेंट की इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वो उसके अपोनेंट के खिलाफ काफी अच्छे से अडेप्ट कर सकता है। और तो और परनीडा अपनी नर्व्स के थ्रू जो भी डाटा कलेक्ट करता है उसके जरिए वो अपने आप को इवॉल्व भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो तो नेमो की सेक्रीफाइस से परनीडा निपट गया, वरना मुझे नहीं लगता कि मयूरी उससे जीत पाता। आई मीन ऑलमाइटी भी उस पर वर्क नहीं कर सकती क्योंकि वो सोल किंग का लेफ्ट आर्म है। वो तो मयूरी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए उसके सामने इतनी देर तक टिक गया, वरना कोई और कैप्टन होता तो उसके 100% लग जाते। आई मीन बंदा ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। अब हम बात करते हैं कि आखिर नेमो ने परनीडा को हराया कैसे। नेमो के अंदर एक ऑर्गन था जो कि ग्रोथ को बढ़ावा देता है और जब परनीडा उसकी बॉडी को निगलना स्टार्ट कर देता है तो नेमो का वो ऑर्गन उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से परनीडा की बॉडी अनस्टॉपेबली ग्रो होने लगती है। अब इस ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए नेमो की सेरिब्रम की जरूरत पड़ती है, जो कि मयूरी अपने साथ लेके चला जाता है एंड एज ए रिजल्ट परनीडा मारा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर परनीडा मरा कैसे। जिसके बाद आगे एनिमे में हमें शिनसुई और लिलीवारो के बीच एक फाइट देखने को मिलती है, जहां हमें लिलीवारो की पावर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। साथ ही में हमें पहली बार शिनसुई की बंकाई देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर हम बात करें कि आखिर शिनसुई की बंकाई वर्क कैसे करती है, तो असल में शिनसुई की बंकाई एक थिएटिकल एक्ट पर बेस्ड है, जहाँ ये स्टोरी है एक कपल की, जिसमें से आदमी अपनी लवर को चोट पहुंचाता है, लेकिन बाद में अपने उस एक्शन की वजह से उसे गिल्ट होता है और वो बीमार पड़ जाता है। जिसके बाद वो दोनों लवर्स सुसाइड करने का फैसला लेते हैं और अपने आप को पानी में फेंक देते हैं। लेकिन फिर वो आदमी पानी से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी औरत वहाँ एक थ्रेड लेकर उसका गला काट देती है और इसी तरह वो दोनों मारे जाते हैं। और शिनसुई की बंकाई भी इसी थिएटिकल एक्ट पर बेस्ड है, जहाँ उसकी बंकाई 4 एक्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला एक्ट है द शेयरिंग ऑफ पेन। इस एक्ट में शिनसुई की बॉडी के ऊपर जो कुछ भी डैमेज या उसके ऊपर जो भी घाव है वो उसके अपोनेंट के साथ शेयर हो जाएंगे, लेकिन इससे दोनों में से कोई भी मरता नहीं है। जिसके बाद दूसरा एक्ट है द पिलो ऑफ सेम। इस एक्ट में शिनसुई के अपोनेंट की बॉडी के ऊपर कुछ डार्क स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, जिनमें से लगातार खून निकलता रहता है, जो कि दिखने में एक बहुत ही खतरनाक सी बीमारी दिखाई देती है। इसके बाद आता है थर्ड एक्ट द एविस। इसके अंदर शिनसुई और उसका अपोनेंट एक समुद्र के अंदर कॉन्स्टेंटली डूबते रहते हैं जब तक उन दोनों का रियात्सु पूरी तरह से ड्रेन न हो जाए। और फिर फाइनली फाइनल एक्ट थ्रेड कट ब्लड सूट थ्रोट में शिनसुई की दोनों शॉट्स एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि उसके अपोनेंट के गले के अराउंड और उसकी फिंगर पर लिपट जाता है। और शिनसुई जैसे ही उस थ्रेड को पुल करता है, उसके अपोनेंट का खेल खत्म। तो ये थी शिनसुई की बंकाई, जहां उसके अपोनेंट की मौत लगभग पक्की है। लेकिन अभी भी हम लोगों को ये नहीं पता कि जिस तरह शिनसुई की सिकाई बच्चों के खेलों को रियलिटी में बदल सकती है, तो क्या उसकी बंकाई भी अलग अलग स्टोरी और एक्ट्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकती है, या फिर यही शिनसुई की ट्रू बंकाई है।
वेल इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है आगे मांगा में हमें कभी और पता चल जाए। लेकिन खैर शिनसुई के इतने ज्यादा एफर्ट्स के बाद भी लिलीवारो मरता नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास बॉल स्टैंड का सेकंड फॉर्म भी है। अब इससे तो हम एक ही बात समझ सकते हैं कि बंदा इमॉर्टल है। I mean, उसका सिर काटने के बाद भी वो नहीं मरा, तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी नॉर्मल तरीके से मारा जा सकता है। लिलीवारो अपने आप को गॉड का मैसेंजर और खुद को एक डिवाइन बीइंग समझता है, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि लिलीवारो वो पहला स्टैंड रेडर है जिसे युवा ने स्विफ्ट ग्रांट किया था, और उसका स्विफ्ट एक्स एक्सेस शायद पूरी ब्लीचवर्स में सबसे पावरफुल ऑफेंसिव एबिलिटी है, जिससे वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बिना किसी एक्सेप्शन के पेनिट्रेट कर सकता है। और जब वो अपनी दोनों आइस ओपन करता है तो बंदे के पास लिटरली OV2 की एबिलिटी आ जाती है, यानी कि उसे कोई भी किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकता। और फिर उसका बॉल स्टैंडिक फॉर्म तो एक अलग ही लेवल पर है। वो तो नानाओ अपनी जांपाक्टो से किसी तरह उसे डिफीट कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी लिलीवारो मरता नहीं है। और इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि लिलीवारो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। अब खैर ननाओ की बात आ ही गई है तो हम उसकी जांपाक्टो के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब ननाओ की ये जांपाक्टो और जांपाक्टोस की तरह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस जांपाक्टो को ननाओ ने खुद ने मैनिफेस्ट नहीं किया है, बल्कि ये एक डिवाइन वेपन है जो कि इसी क्लैन में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जाता है। ननाओ की जांपाक्टो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, यहाँ तक कि ये गॉड की पावर तक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। और इसी एबिलिटी की हेल्प से ननाओ ने लिलीवारो, जो कि एक लिटरली गॉड लाइक बीइंग था, उसे डिफीट कर दिया था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि ये जांपाक्टो असल में कर्स्ड है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इनके क्लैन में सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग दूसरे क्लैन के लड़कों को अडॉप्ट करते हैं और फिर उनसे अपनी लड़कियों की शादी करवाते हैं, ताकि इन लोगों की जनरेशन आगे बढ़ते रहे। साथ ही में इसी घर की लड़कियां जिस आदमी से शादी करती हैं वो कुछ वक्त बाद गुजर जाता है, और इस कर्ज से बचने के लिए ननाओ की माँ इसी क्लैन को छोड़ देती है और एक आदमी से शादी कर लेती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शिनसुई का बड़ा भाई था। लेकिन इसी क्लैन को छोड़ने के बाद भी वो कर्ज ननाओ की माँ को नहीं छोड़ता, एंड एज ए रिजल्ट शिनसुई का बड़ा भाई कुछ वक्त बाद गुजर जाता है। जिसके बाद ननाओ की माँ इस कंक्लूजन पर आती है कि इसी क्लैन के ऊपर जो कर्ज है वो असल में इस डिवाइन सॉर्ड की वजह से है। लेकिन सिंस ननाओ की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी भी यही सेम फेथ शेयर ना करे, जिसकी वजह से वो इस जांपाक्टो को शिनसुई के हाथों सौंप जाती है। लेकिन उसके इस एक्शन से सेंट्रल 46 ईसे क्लैन के डिवाइन वेपन के मिसप्लेसमेंट के इंजाम में ननाओ की माँ को एक्सिक्यूट करवा देते हैं। और फिर इसके बाद की बातें आप लोगों को पता ही है। तो वेल ये थी ननाओ की माँ और ईसे क्लैन की हिस्ट्री। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे लास्ट एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि आखिर इशिडा युवाहा का साथ क्यों दे रहा है। लास्ट एपिसोड में हमें इशिडा के कुछ फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं, जहां उसे अपनी ग्रैंडफादर की डायरी से ये पता चलता है कि किस तरह युवाहा ने अपनी पावर को गेन करने के लिए एसबॉलन का यूज किया, जिससे सारे इम्प्योर क्वींसीज मारे गए, जिसमें उसकी माँ भी इंक्लूडेड थी। अब सिंस इशिडा भी एक इम्प्योर कुंसी है तो उस वक्त उसे वहाँ पर कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन हमें अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर कैसे इशिडा उस दिन एसवॉलन से बच गया था, और साथ ही में उस दिन इशिडा की मॉम पर एसवॉलन का कुछ इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा था। उसे तो उसकी हाउसमेट की तरह उस दिन तुरंत मर जाना चाहिए था। इसकी जगह इशिडा की मॉम उस दिन से अपनी कॉन्शियसनेस खो देती है और फिर सीधे 3 महीने बाद मर जाती है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन दोनों सवालों के जवाब हमारे पास अभी भी नहीं है। साथ ही में इस फ्लैशबैक के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि आखिर एग्जैक्टली इचिगो की मॉम मरी कैसे। अब हमें इतना तो पता है कि इचिगो की मॉम एक हॉलो की वजह से मरी थी, लेकिन असल में उसी दिन युवाहा एसवॉलन एक्टिवेट कर देता है, और सिंस वाइट की वजह से इचिगो की मॉम एक इम्प्योर क्वींसी बन चुकी थी, तो उसी दिन उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस हॉलो से डिफेंड नहीं कर पाती और उसी दिन मारी जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इचिगो की मॉम किस रीजन की वजह से मरी थी। अब इसके साथ साथ इशिडा को अपने ग्रैंडफादर की बुक से ये भी पता चलता है कि युवाहा कितना ज्यादा डेंजरस है और उसे रोकना कितना जरूरी है। तो अपनी माँ का बदला लेने के लिए और अपनी ग्रैंडफादर की बिल की वजह से वो युवाहा के साइड चला जाता है और उसका ट्रस्ट जीतता है, ताकि एट द एंड उसे एक मौका मिले जिससे वो युवाहा को खत्म कर दे। तो इसी रीजन की वजह से इशिडा ने ये सब किया। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं युवाहा की ओरिजिन की, कि आखिर उसकी लाइफ में क्या हुआ और उसने क्या क्या किया।
1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 से हमें युवा का काफी सारा डाटा मिल चुका है और साथ ही में नोवेल में भी उसका काफी सारा डाटा है, तो अब हम उसकी ओरिजिन के बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही में हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर युवा का ट्रू गोल क्या है, वो ये सब क्यों कर रहा है और वो पाना क्या चाहता है। तो ये बात है उस वक्त की जब सोल किंग प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट देता है, लिविंग वर्ल्ड, सोल सोसाइटी और यूको मुंडो, जहाँ सोल किंग का बेटा युवा भी प्रेजेंट था। अब जब सोल किंग प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट देता है तो युवा को लिविंग वर्ल्ड में जाना पड़ता है, जहाँ लिविंग वर्ल्ड में पहुंचने से पहले उसकी उम्र धीरे धीरे घटती जाती है और वो अचानक से एक बच्चा बन जाता है और इस तरह युवा का लिविंग वर्ल्ड में जन्म होता है। अब देखो, करंट स्टोरी लाइन के हिसाब से युवा का जन्म लगभग 1200 साल पहले हुआ था, तो इससे ये मत समझ लेना कि सोल किंग ने भी प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को लगभग 1200 साल पहले 3 हिस्सों में बांटा था। नहीं, ये माना जाता है कि प्राइमोर्डियल वर्ल्ड लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था और उस वक्त सोल किंग ने प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा था। जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जब प्राइमोर्डियल वर्ल्ड 3 हिस्सों में बटा तो तुरंत ही युवा ने लिविंग वर्ल्ड में जन्म नहीं लिया। शायद ऐसा हो सकता है कि प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के 3 हिस्सों में बटने के बाद युवा अनकॉन्शियसली स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म में इधर उधर भटक रहा हो और फिर फाइनली उसने सालों बाद लिविंग वर्ल्ड में जन्म लिया हो। अब ये बस मेरी एक थ्योरी है और हमारे पास इसके बारे में कोई भी डाटा नहीं है, तो प्लीज अपने हिसाब से देख लेना। अब जब युवा लिविंग वर्ल्ड में जन्म लेता है तो एज ए बेबी वो ना बोल सकता था, ना देख सकता था, ना ही सुन सकता था, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं सकता था। लेकिन जब वहाँ के लोग युवा को टच करने लगे तो उनके अंदर जो कमी थी वो पूरी होने लगी। जैसे कि अगर कोई देख नहीं सकता था तो वो देखने लगे, कोई सुन नहीं सकता था तो वो सुनने लगे, यहाँ तक कि अगर कोई चल नहीं पाता था तो वो चलने भी लगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि युवा अपनी खुद की सोल को शेयर कर सकता था, इसलिए जो भी पर्सन उसे टच किया करता था उसकी सोल का एक फ्रेगमेंट उस पर्सन को मिल जाया करता था, जिसकी वजह से उन इंसानों में पावर्स डेवलप होने लगी और इसी तरह और लोग उसे टच करने लगे। अब इस बच्चे के चमत्कारों को देखकर लोग उसे पूजने लगे और उन्होंने इसे नाम दिया युवा। अब जिन लोगों को युवा के सोल के फ्रेगमेंट्स मिले थे उन लोगों की नॉलेज, टैलेंट, एबिलिटीज वो सब युवा के सोल के फ्रेगमेंट्स में इनग्रेव्ड होने लगे और जब ये लोग मर जाया करते थे तो युवा को अपने सोल के ये फ्रेगमेंट्स वापस मिल जाया करते थे, जिससे उसकी पावर्स बढ़ने लगी। लेकिन खैर, जो भी उसे टच करता था वो एक लंबी जिंदगी नहीं जी पाता था, लेकिन लोग ये जानने के बाद भी उसे टच करना बंद नहीं हुए, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फाइनली फंक्शंस गेन करने लगा, जिसकी वजह से वो देख सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था, यहाँ तक कि फिर वो चलने भी लगा। और इससे युवा को ये पता चला कि वो अपनी खुद की सोल को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी सोल को और लोगों के साथ शेयर करने लगा और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता रहा। और ऐसे ही वक्त बीतता गया और उसने 200 सालों में अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसका नाम था एम्परर ऑफ लाइट। एंड एट द सम पॉइंट जब युवा अपने यूथ में था तो उसे अपनी सोल शेयर करने का एक और इफेक्टिव और पावरफुल तरीका मिल गया। युवा अपने सोल के थ्रू डायरेक्टली दूसरी पर्सन की सोल पर एक लेटर इनग्रेव कर पाया जो उसकी एबिलिटी को सिग्निफाई करता है, जिससे उस पर्सन के अंदर जो भी हिडन एबिलिटी थी वो अवेकन हो जाती है। और युवा ने जिस पर पहली बार स्क्रिप्ट बिस्टूट किया था वो था लिलीबारो। और फिर एक पॉइंट पर आकर युवा ने अपने आप को लेटर ए से असाइन किया, जो कि उसकी एबिलिटी द ऑलमाइटी को सिग्निफाई करता है। अब इसके बाद युवा अपने एम्परर ऑफ लाइट को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता था, जिसके लिए वो नॉर्थर्न लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए जाता है और जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया। और वो लोग कोई और नहीं बल्कि कुलसीसी थे, जो कि ये सब हमें बाजबी के पास्ट में देखने को मिला था। लेकिन अब युवा यहीं पर ही नहीं रुकता, उसे पूरी दुनिया हासिल करनी थी, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो सोल सोसाइटी पर भी हमला करेंगे। लेकिन ये उतना आसान नहीं था, इसलिए युवा एक कॉम्बैट यूनिट क्रिएट करता है जिसका नाम था स्टैंडर्डर। और इसी दौरान युवा को युग्रम मिलता है, जहां उसकी पावर बिल्कुल युवा की तरह थी, जहां वो अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। और इसी तरह युग्रम युवा का राइट हैंड मैन बन जाता है। लेकिन युवा सोल सोसाइटी पर हमला करने वाला है, ये बात इचिवे को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो लिविंग वर्ल्ड में आता है ताकि वो युवा से नेगोशिएट कर सके।
जहाँ इचिबे युवा को सजेस्ट करता है कि एज ए बैलेंसर वो लोग तीनों दुनियाओं को संभाल लेंगे और युवा को अपने एम्परर ऑफ लाइट पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ वो और क्वींसीज के साथ पीसफुली रह सकता है। लेकिन युवा इसके लिए नहीं मानता, जिसकी वजह से इचिबे युवा पर हमला कर देता है और सोल किंग के लेफ्ट हैंड से युवा की ऑलमाइटी को सील कर देता है और वो ऑलमाइटी का यूज अपने मरते दम तक नहीं कर पाएगा। इसके बाद अभी से कुछ 1000 साल पहले युवा सोल सोसाइटी पर हमला कर देता है, जहाँ वो ओरिजिनल गोटे 13 को फेस करता है और बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। लेकिन वो उस वक्त मरता नहीं है बल्कि सिर्फ सील हो जाता है, जहाँ क्वींसीज की कहानियों में युवा को सील्ड किंग कहा जाता है और जैसा कि क्वींसीज की कहानियों में लिखा था वो सच भी हो जाता है। युवा 900 साल बाद अपनी पल्स गेन करता है, 90 साल बाद अपना माइंड, और ऐसा होते ही युवा एसवॉलन का यूज करके इम्प्योर क्वींसीज की पावर्स छीन लेता है और अपनी पावर्स को गेन कर लेता है। और फिर 9 साल बाद जब उसकी ट्रू पावर्स अवेकन होने ही वाली होती है तो उससे ठीक कुछ दिन पहले वो अपने प्लान को मोशन में लाता है, जहाँ वो पहले यूको मुंडो पर हमला करता है और फिर सोल सोसाइटी पर। इसके बाद फिर आगे क्या क्या होता है आप लोगों को पता ही है। अब हम बात करते हैं कि आखिर युवा तीनों वर्ल्डों को कॉन्कर क्यों करना चाहता था और उसने सोल किंग को क्यों मारा। युवा को ये पता है कि ये रियलिटी अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं है, यानी कि प्रीमोडियल वर्ल्ड। अब जब सोल किंग ने प्राइमोडियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा तो उसके साथ साथ मौत का भी जन्म हुआ, जिसकी वजह से इस दुनिया में लोगों को सफर करना पड़ता है और उन्हें मौत का डर रहता है। और युवा ये बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकता है कि लोग इस दुनिया में कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं। इसीलिए युवा ये फैसला करता है कि वो इस रियलिटी को सेटल करके इसे अपने ओरिजिनल स्टेट में लाएगा, यानी कि प्राइमोडियल वर्ल्ड, जहाँ किसी को भी मौत का डर नहीं रहेगा। अब स्टार्टिंग से युवा को ये नहीं पता था कि आखिर किसने प्राइमोडियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा। लेकिन फिर वो ये सवाल इचिबे से पूछता है, जहाँ वो ये बताता है कि ये सब सोल किंग ने किया था। इसीलिए युवा ये फैसला करता है कि वो सोल किंग को मारेगा और वर्ल्ड को अपने ओरिजिनल स्टेट में लाएगा। तो ये थी युवा की ओरिजिन और उसकी कंप्लीट लाइफ स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। वैसे तुम लोगों ने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि आखिर क्विंसी रेज एग्जिस्टेंस में कैसे आई। हम लोगों को बस इतना पता है कि युवा हर एक क्विंसी का फादर है और हर एक क्विंसी के अंदर उसका खून बहता है। इससे ज्यादा हमें क्विंसीज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक थ्योरी है कि आखिर क्विंसीज एग्जिस्टेंस में कैसे आए होंगे। तो हम लोगों को इतना पता है कि युवा जब एक बेबी था तो उसे टच करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे और वो सारे लोग युवा के सोल के फ्रेगमेंट्स कंटेन करते थे। तो जब इन लोगों के बच्चे पैदा हुए होंगे तो उनमें एक म्यूटेशन आया होगा, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे नेचुरली रेस ही कंट्रोल कर पाते होंगे। और क्योंकि इन लोगों के पेरेंट्स युवा की सोल के फ्रेगमेंट्स कंटेन करते थे तो इसी वजह से इन बच्चों के अंदर युवा की पावर्स फ्लो करती थी और फिर इसी तरह इन लोगों की जनरेशन आगे बढ़ती गई, जिससे इनडायरेक्टली ही सही लेकिन युवा सारे क्विंसीज का बाप बन गया और इसी तरह शायद क्विंसी रेज एग्जिस्टेंस में आई। अब ये बस मेरी एक पर्सनल थ्योरी है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है और इसके सच होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोल किंग की ओरिजिन की कि आखिर वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया और उसकी ये हालत किसने की। तो ये बात है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की, जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था सिर्फ प्राइमोडियल वर्ल्ड और हेल को छोड़कर। तो हाँ, हेल पहले से ही एग्जिस्ट करता था, उसे किसी ने क्रिएट नहीं किया। अब पहले प्राइमोडियल वर्ल्ड के अंदर भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ पर ह्यूमन सोल्स अपीयर होने लगी। लेकिन फिर बाद में आगे जाकर कुछ होने लगा और वो ह्यूमन सोल्स करप्ट होने लगी और हॉलोस में बदलने लगी। हॉलोस में कन्वर्ट होने के बाद वो एक दूसरे को खाने लगे और फिर इवॉल्व होने लगे, जिससे वो मैनोस ग्रांडे में बदल गए, जिससे पूरे प्राइमोडियल वर्ल्ड में तबाही मचने लगी। लेकिन ये दुनिया इन्हें रिजेक्ट करना चाहती थी, इसलिए एक बीइंग का जन्म हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोल किंग था। सोल किंग के अपीयर होने के बाद वो हॉलोस को मारना स्टार्ट कर देता है और साथ ही में कुछ और बीइंग्स का भी जन्म हुआ जिनके पास कुछ अजीब सी एबिलिटीज थी, जिन्हें आज हम सोल रीपर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये लोग उतने पावरफुल नहीं थे जितना सोल किंग था और कहीं ना कहीं ये लोग सोल किंग की पावर से डरने लगे थे। अब जब सोल किंग सारे हॉलोस को मार देता है तो प्राइमोडियल वर्ल्ड में थोड़ी शांति आती है, लेकिन ह्यूमन सोल से हॉलोस का बनना बंद नहीं हुआ। अब उस वक्त प्राइमोडियल वर्ल्ड में 5 इंडिविजुअल बीइंग्स थे जो कि कोई और नहीं बल्कि सोल सोसाइटी के नोवल फैमिली के फाउंडर्स थे। अब ये 5 लोग ये फैसला लेते हैं कि वो प्राइमोडियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक वर्ल्ड ह्यूमंस के लिए, एक वर्ल्ड सोल्स के लिए और एक वर्ल्ड हॉलोस के लिए, जिससे इन लोगों के बीच एक बैलेंस बना रहेगा। लेकिन वो लोग उतने पावरफुल नहीं थे कि वो कुछ ऐसा कर पाए, इसीलिए ये लोग ये फैसला करते
करते हैं कि ये लोग सोल किंग को कैद करेंगे और फिर उसकी पावर का यूज करके प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटेंगे। लेकिन इसके लिए शिवा क्लैन सहमत नहीं था। शिवा क्लैन का फाउंडर उन 4 इंडिविजुअल्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते, बल्कि वो इस काम के लिए एक और बीइंग की हेल्प मांगते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि इचिबे था। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि इचिबे प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के टाइम से जिंदा है और आज जो सोल किंग की हालत है उसमें उसका भी हाथ था। ये 5 लोग सोल किंग को एम्बुश करते हैं और उसे सील कर देते हैं, जिसके बाद वो उसकी पावर्स को बोरो करते हैं और प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे लाइफ और डेथ भी बढ़ जाती है। लेकिन ये 5 लोग यहीं पर ही नहीं रुकते। उन्हें ये डर था कि अगर सोल किंग फ्री हो गया तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता है, और ऐसा ना हो इसके लिए वो उसके हाथ पैर काट देते हैं, साथ ही में वो उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं ताकि वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो मरता नहीं है और इसी तरह वो हमेशा के लिए सील हो जाता है। अब इचिबे के अकॉर्डिंग सोल किंग ने अपनी ऑलमाइटी से ये देख लिया था कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उन नोबल फैमिलीज के फाउंडर्स को नहीं रोका और अपने साथ ये सब कुछ होने दिया। सोल किंग को ये भी पता था कि आगे जाकर क्वींसीज के साथ क्या होगा और फिर युवाहा दुनिया के साथ क्या क्या करेगा। अब हमें ये नहीं पता कि सोल किंग ने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया और उसका प्लान क्या था। शायद इसका आंसर आगे जाकर हमें मांगा या एनिमे में देखने को मिल सकता है। तो ये थी सोल किंग की ओरिजिन, और ब्लीच वर्स में इसे ओरिजिनल सिन कहा जाता है। अब ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 में हमें कई सारे अमेजिंग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पार्ट 4 में होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। जैसे यूरिची का गॉड ऑफ थंडर फॉर्म, उराहारा की बंकाई, इचिगो की बंकाई और आइजन को एक्शन में देखना, तो पार्ट 4 बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है। तो ये था ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 का रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज ठीक से समझ में आ गई होगी, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।